फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जर्नल करने के लिए या अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने के लिए, दोनों के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर these are rules, method, techniques provided you to guideline। मीन्स जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि आपको इन इन चीजों का ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टडी पर्पज से दो पार्ट में बांटा गया है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, और हम स्टेप बाय स्टेप दोनों का डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको कुछ न कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करते। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स व्यापार और व्यापारी दोनों एक दूसरे से अलग है। मीन्स कोई भी बिजनेस है, बिजनेस मीन्स आप एक्स एंड वाई ब्रदर्स, ये आपका बिजनेस हो गया, और एक्स एंड वाई ये बिजनेसमैन। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बोथ आर डिफरेंट, मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है। वी कैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मींस जब भी हम डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट देखेंगे तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस में क्या इन हुआ, बिजनेस से क्या आउट हुआ, बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए क्या इनकम है। मींस रिकॉर्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिजनेस होना चाहिए, न कि बिजनेस में। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण बिजनेसमैन जो बिजनेस को कैपिटल देता है वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाती, लायबिलिटी, और इसीलिए जो कैपिटल मिलती है बिजनेस को उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ओनर्स कैपिटल। और यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग बुक में नहीं शो करते, बल्कि जितनी कैपिटल उसने दी है उसमें से लेस ड्राइंग्स करके हम एंट्री करते हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट केवल एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करता कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, वी ट्रांजैक्ट, वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे बिजनेस का निकालेंगे, ये अलग बात है कि उससे इफेक्टेड बिजनेसमैन ही होता है। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बताता कि किसी भी बिजनेस की लाइफ को, कि बिजनेस की लाइफ क्या होगी, और किसी की बिजनेस लाइफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी होती है। मींस आपको अकाउंटिंग बुक मेंटेन करते समय हमेशा ये मान के चलना है कि उस बिजनेस की लाइफ इन्फिनिटी है। मींस नियर फ्यूचर में वो बिजनेस क्लोज नहीं होगा। केवल इसका एक एक्सेप्शन है और वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता और उसमें मेंशन होता कि जैसे ही ये वेंचर खत्म होगा वो बिजनेस या जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट केवल हमें ये बताता कि बिजनेस की लाइफ इन्फिनिटी है, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण कोई भी बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता है। द रीजन बिहाइंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मींस देखिए अकाउंटिंग को अगर आप प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन घर कहाँ बनाते, जहां हमें मालूम है कि यहाँ पे हमें रहना है। लेकिन मान लीजिए हम श्रीनगर या कश्मीर 2-3 दिन घूमने के लिए गए तो हम वहां पे घर नहीं खरीदते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वहां घूमने गए हैं किस पर्पज से, 2-4 दिन के लिए, तो वहां होटल ले लेते। मीन्स
कि जो भी वेंचर आपका शॉर्ट पीरियड का होगा उसमें आप फिक्स्ड एसेट्स का क्रिएशन नहीं करेंगे। और फिक्स्ड एसेट्स का क्रिएशन का बेस क्या होता? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मीन्स आप ये समझिए कि एक दिन आपको कहीं अगर जाना है तो आप कार हायर कर लेते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि रोज जाना है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स परचेज कर देंगे। वहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स कि आपको डेली यूज है तो मीन्स आप फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया कि बिजनेस की लाइफ जो है वो बिजनेस की लाइफ इन्फिनिटी है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता कि बिजनेस की लाइफ को हम डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। मींस अकाउंटिंग पीरियड कहता कि हम अपना अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का रखेंगे, या इसको हम 365 डेज भी बोलते हैं, या आप ये समझिए कि इसको हम 1 ईयर भी कह सकते हैं। मीन्स अकाउंटिंग पीरियड मेरा ये होगा, मीन्स हम अपनी अकाउंटिंग बुक क्लोज करेंगे आफ्टर 1 ईयर और 12 मंथ और 365 डेज। तब हम अपनी बुक क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे निकलता है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है तो हम फाइनेंशियल ईयर पे अपनी अकाउंटिंग बुक क्लोज करेंगे, और टैक्स पर्पस से या गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पर्पस से फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर अब माना जा रहा है। नेक्स्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट देखिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री के लिए। इसमें इस कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो होते हैं, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ाया, वो 2 साइड को इफेक्ट करते हैं, और एक साइड को हम डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट, या पहले को क्रेडिट करेंगे तो दूसरे को डेबिट। मींस each and every transaction affect 2 sides, one is debit and another is credit। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली करता, बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होता, क्योंकि जिस भी ट्रांजेक्शन को हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, ईच डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट। मीन्स जब जब हम अकाउंटिंग बुक में डेबिट करेंगे उसका क्रेडिट भी हमें करना पड़ेगा। तो डेबिट और क्रेडिट इसी कॉन्सेप्ट के कारण हमेशा इक्वल आते हैं। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट होगा। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उनको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो मनी में एक्सप्रेस न किए गए हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटर का एक्सीडेंट हो गया सोल ट्रेड में, ये बिजनेस के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको हम अकाउंटिंग बुक में तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि कोई मनी इफेक्टेड नहीं होगी उससे, और इसको अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि कोई भी एसेट्स रिकॉर्ड होगी वो अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगी। मींस आपने कोई भी एसेट्स 10,000 की परचेज की है तो अकाउंटिंग बुक में केवल उसकी 10,000 कॉस्ट ही रिकॉर्ड होगी, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, और फ्यूचर में जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसको आप उसमें से डिडक्ट करेंगे या फिर डेप्रिसिएशन फंड बना के उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन एसेट्स की रिकॉर्डिंग अपने कॉस्ट प्राइस पे ही होगी, मार्केट प्राइस पे नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम और कॉस्ट है वो सेम पीरियड और सेम बिजनेस के होनी चाहिए। सेम पीरियड मींस कि अगर हम 12 मंथ मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस पीरियड का अगर हम एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो इसी पीरियड का हमें इनकम भी लेना पड़ेगा, और
इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम ये देखते हैं कि सेम पीरियड का एक्सपेंस और इनकम लेना है और सेम बिजनेस का, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी पड़ती है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी अकाउंटिंग बुक करेंगे एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं। मींस कोई भी इनकम हमें रिसीव हुई हो या न रिसीव हुई हो, अगर उस पीरियड की है तो उसको हम एक्रूअल बेसिस पे अपनी इनकम दिखाएंगे। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव की भी एंट्री होगी और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड की भी एंट्री होगी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि आप कब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कब आप रेवेन्यू को रियलाइज मानेंगे। मींस जिस दिन डेटर को आपने सेल किया या जिस दिन डेटर से पैसा मिला, आप ये देखेंगे कि जब भी आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, भले वो कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, उसी दिन आपके अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। मींस रेवेन्यू को आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब आपको राइट टू रिसीव, मींस मनी रिसीव करने का राइट डेटर से मिल जाएगा। फिर वेरिफिएबिलिटी या ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये बताता कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनका एविडेंस आपको रखना है। मींस उसका एविडेंस लाइक बिल, वाउचर, कैश मेमो, ये चीज आपको रखना है। या फिर कोई आप बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो पे इन स्लिप, ये सारे ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं, मींस किसी कर्मचारी को आपने सैलरी दी तो एक्सपेंस वाउचर, कोई एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस वाउचर, सैलरी दी तो सैलरी स्लिप। मींस जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका आपको एविडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग जैसे ही एंड होगी वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ऑडिटर आपसे ये सारे एविडेंस मांगेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको अकाउंटिंग बुक में अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करते समय आपको सब अपने ध्यान में रखना है। फिर कन्वेंशंस, कन्वेंशंस क्या है? ये ट्रेडिशन है, ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग हटके हैं, ऐसा होता चला आ रहा है इसलिए होता है। सबसे पहला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल losses but not for anticipated profit। मीन्स हम लॉस के लिए पहले एंट्री कर लेंगे लेकिन प्रॉफिट के लिए पहले एंट्री नहीं करेंगे। इसी कन्वेंशंस के बेस पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, स्टॉक, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, मीन्स ये सारे जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेटर्स हम करते हैं, क्योंकि हम एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉस हम मान लेते हैं कि कुछ डेटर्स हमारे पैसा नहीं देंगे, लेकिन बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, मींस जनरली हम क्रेडिटर्स पे ऐसा प्रोविजन नहीं करते। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और स्टॉक, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पे हम वैल्यू करते, ये कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट है। और ऐसा लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है कि जब बच्चा तेज होता है तो लोग कहते हैं दौड़ो मत गिर जाओगे, कोई ये नहीं कहता कि दौड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे। मींस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अकाउंटिंग बुक में अगर आपको पॉसिबल लॉसेस दिख रहे हो तो आप पहले से एंट्री कर देंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो उसकी पहले से एंट्री नहीं होगी। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी हिडन नहीं रखना है। मींस आप 98 रुपीज भी अगर आप एक्सपेंस करते हैं 50 पैसा तो उसको शो करना है। मींस कुछ भी ऐसी स्मॉल अमाउंट भी आपको डिस्क्लोज करना है। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम पीटी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि पीटी कैश बुक में केवल स्मॉल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। और
बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को हम फुल फुट नोट में दिखाते हैं, वो भी फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट कहता। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम नोट के रूप में दिखाते हैं, वो भी फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट कहता। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 शेड्यूल 6 में डिस्क्लोजर का नॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। मींस बैलेंस शीट बनाने वाले दिन को भी अगर कुछ आपको ऐसा दिखता या जो आप सोच सकते हो आपको लगता है, तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपके शेयर होल्डर्स या जो आपके पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, उनके विजन को हिट करती है। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये है फुल डिस्क्लोजर का, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। और मैटेरियलिटी ये कहती कि हमें वही घटनाएं, वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट रिकॉर्ड करना है जिसमें टाइम और लेबर मेरा ज्यादा वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैटेरियलिटी का कहना ये है कि हम 999.5 रुपीज का अगर हमने परचेज किया तो हम इसको 1000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बार बार ये टोटल करने में हमें दिक्कत पैदा करेगा 50 पैसा, इसलिए हम उसको राउंड फिगर में कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के कारण जो मेरी ऑफिस फाइल है, ऑफिस फाइल, पेपर वेट, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, ये सब क्या है, स्टेशनरी में ट्रांसफर कर दिए जाते। इनको फिक्स एसेट्स में रिकॉर्डिंग इनकी नहीं होती है। क्यों? फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? दोज एसेट्स विच परचेज नॉट फॉर सेल। तो पेपर वेट, स्टेपलर, ये सब हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते, स्टेशनरी में होता है और इनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है, लेकिन हम इनकी कॉस्ट बहुत कम होती, प्राइस बहुत कम होती कि इनको हम फिक्स एसेट्स में शो करें, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट के कारण इन सबको हम स्टेशनरी में डाल के सेम ईयर एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, भले ही ये सारी चीजें मेरे पास कई साल तक रहती। फिर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी हम अडॉप्ट करें उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं, डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं। फर्स्ट ईयर आप कोई अलग मेथड लगाइए, सेकंड ईयर अलग लगाइए, थर्ड ईयर मींस फर्स्ट ईयर आपने फिक्स्ड मेथड लगाया डेप्रिसिएशन का, सेकंड ईयर डिमिनिशिंग लगा दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थर्ड ईयर फिर फिक्स्ड आ गए, या फोर्थ ईयर फिर एन्युटी मेथड पे चले गए। मींस आपको जो भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है उसमें क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी। मींस कि अगर आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन का तो वही लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं तो वही, और एन्युटी मेथड लगा रहे हैं तो वही, क्योंकि बार बार आप ये पॉलिसी अपनी डेप्रिसिएशन की चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के बाद उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हमें करना होता। तो हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तभी अच्छे से कर पाएंगे जबकि हमारी अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे समझिए XY दो स्टूडेंट हैं, 10th में X का मैथ में 90 मार्क्स आया और 12th में 95 आया, और Y का 10th में मैथ में 90 आया और 12th में ये मैथ छोड़ दिए थे, ये अकाउंट्स ले लिए थे और इनका अकाउंट्स में 95 आया। और अब आप बता सकते हैं कि दोनों में किसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई? तो जाहिर सी बात है कि जो 10th और 12th दोनों में मैथ पढ़ा उसके बारे में आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, लेकिन जो 10th में मैथ पढ़ा फिर यहाँ अकाउंट्स ले लिया तो उसकी एनालिसिस करने में आपको दिक्कत होगी कि उसका मैथ मजबूत हुआ या अकाउंट्स मजबूत हुआ, ये आप कहने में दिक्कत होगी आपको। लेकिन यहाँ मींस इनके पास X के पास क्या थी? कंसिस्टेंसी थी, इसलिए एनालिसिस उनकी बढ़िया हो रही है। इसी तरह अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन और पॉलिसी में भी अगर कंसिस्टेंसी होगी तो उसके एनालिसिस हम बेहतर कर पाएंगे। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं।